बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह बिहार छोड़कर लखनऊ में शिफ्ट हो गए हैं। नए साल के मौके पर उन्होंने अपनी मां के साथ लखनऊ स्थित अपने आलीशान घर में गृह प्रवेश किया। इस दौरान उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी उनके मौजूद थे और गृह प्रवेश से पहले पवन सिंह ने सोसाइटी के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा की और मां के साथ आशीर्वाद लिया। इसके बाद विधि विधान से नए घर में प्रवेश किया। पवन सिंह ने मां के साथ पूजा पाठ का वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारा पूरा भोजपुरिया संसार, हमारा हिंदुस्तान हमेशा मुस्कुराता रहे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बीजेपी मंत्री के पति द्वारा बिहार की महिलाओं को लेकर दिए गए भद्दे बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को खरी खोटी सुनाई है। तेजस्वी ने गिरधारी लाल साहू का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 10,000 में महिलाओं को वोट खरीदने के बाद अब बिहार से 20 से 25,000 में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विषैली सोच रही है। बता दें, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के ये वो बयान पर बवाल हो गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में महिलाएं 20 से 25,000 में मिलती हैं। बीजेपी मंत्री के पति द्वारा बिहार की महिलाओं को लेकर दिए गए भद्दे बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बयान को लेकर आरा में महिलाओं ने भारी गुस्सा दिखाते हुए रोड पर प्रदर्शन किया। बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के वो बयान पर बवाल हो गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में महिलाएं 20 से 25,000 में मिलती हैं। आपत्तिजनक बयान से नाराज एपुआ की नगर सचिव संगीता सिंह ने आरोप लगाया है कि ऐसे बयान महिलाओं का अपमान करते हैं और इससे बीजेपी नेताओं की सोच साफ झलकती है। वहीं भाकपा माले के जिला कार्यालय सचिव दिलराज प्रीतम ने कहा है कि ये बयान पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस मामले पर बिहार बीजेपी के बड़े नेता चुप क्यों हैं और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उत्तराखंड से जी रेखा आर्या भाजपा की मंत्री हैं, उनके पति द्वारा ये बयान आया है कि अब लड़कों को कुंवारे रहने की जरूरत नहीं है, बिहार से 25-30 हजार में महिलाएं उपलब्ध हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल बिहार की चुनाव हुई है और यही महिलाएं इनको सत्ता पर बैठाने का काम की हैं और सत्ता पर बैठने के बाद इस तरह से भाजपा का बयान आ रहा है। इन महिलाओं को ये भाजपा के लोग, ये संघी लोग, मनवादी लोग महिलाओं को वस्तु की नजर से देखते हैं, वस्तु समझ रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये बेच देंगे और कोई खरीद लेगा। ये महिलाओं के बारे में ये इनकी सोच है, नजरिया है, तो हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। और ये लोग जो है बिहार हो या पूरे देश में जब बलात्कार होता है तो इनके जो मंत्री हैं वो बयान देते हैं कि बलात्कार तो महिला ये संस्कृति है, ये संस्कृति के अंदर बलात्कार आता है। चाहे यूपी के सेंगर का मामला हो, ये लोग तो महिलाओं के बलात्कारियों को जो अपमानित करने वाले तत्व हैं भाजपा बचाने का काम करते आ रही है। इसलिए देखिएगा इस बयान के बाद भाजपा के देश का प्रधानमंत्री मौन है, गृह मंत्री मौन है, तमाम नेताएं जो उनके आला कमान है ये सारे लोग मौन है। झुग्गी बंधी हुई है सारे लोगों की, ये चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि शुरू से ही, सदियों से ही देखा गया है कि आज सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की जयंती है और ये पहली शिक्षिका है देश की, पढ़ाने जब जा रही थी तो यही मनवादी सोच के लोग, मनुस्मृति के सोच के लोग उन पर गोबर फेंकने का काम कर रहे हैं और आज यही लोग मुंह से महिलाओं के ऊपर अपमानित कर रहे हैं, गालियां बरसाने का काम कर रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं कि अब क्या, अब तो चुनाव हो गया, तो चुनाव होने से क्या होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के लोग, भाजपा के मंत्री अनाप शनाप बोलेंगे और बिहार की महिलाएं जो है ये बर्दाश्त करें। और हिल्सा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक नया विवाद सामने आया है। वार्ड संख्या 10 की लाभुक सुमंता देवी ने आरोप लगाया है कि वार्ड पार्षद ने घर निर्माण में कमीशन न देने पर काम रुकवा दिया और धमकी दी। और लाभुक का कहना है कि इस वजह से उनका परिवार दहशत में है और हजारों रुपए का निर्माण सामग्री भी बर्बाद हो रहा है। सुमंता देवी ने अनुमंडल पदाधिकारी हिल्सा के कार्यालय में लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है। दूसरी ओर वार्ड पार्षद ने आरोपों को गलत बताया और कहा कि मटेरियल सड़क पर रखने से रोक लगाई गई थी ताकि लोगों को आवागमन में प्रभावित ना हो। ये मामला आवास योजना में भ्रष्टाचार और दबाव की पोल खोल रहा है। हमला होया सालू से न हमको मसाला मिलवा के
4 बोरा के मसाला मिलवा के और 4 बोरा के मिलवा दिया है। कहा कि जब तुम कमीशन दो तब बनाएगा 30,000 रुपया कमीशन दे पड़ेगा, उसको घर बने देंगे न तो नहीं बने देंगे। तो उसको भगा दिया कि हमको नहीं काम करे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था वो? हाँ, कॉलोनी दिया था। पहला किस्त मिला? हाँ, पहला किस्त 1 लाख दिया था, कुछ घरों से पैसा लगा चुके। दूसरा किस्त नहीं, अभी एक किस्त मिलवे किया। 1 लाख मिला है। हाँ वार्ड पर हाँ हाँ पैसा मांगता है। हाँ, 30,000 रुपया हमको से मांगता है। मामला सारे के 1 लाख मिला है, आवेदन है और उसमें है जो हम आगे कारोबार कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा नहीं आया कारोबार में, उसमें हमको रोक लगा दी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है 1 लाख? जी, आगे क्या हो? उसमें है सर है कि वो कह रहा है कि हमारा इतना कमीशन हो रहा दीजिए 30,000 दे। 30,000 कौन मांग रहा है? मांग रहा सालू से। कौन है वो? वार्ड नंबर 10 है। वार्ड पर? हाँ, वार्ड सब गाड़ी गुलाब करता है और नहीं धमकी देता है। कितना आवास बन गया? वो लिंटर पर है, वो पहुंचे पर। हाँ। और साल 2026 की शुरुआत के साथ ही बिहार में कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। नालंदा जिले में शहर से लेकर गांव तक सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने 3 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश भी जारी किया था। बता दें कि लोगों को राहत देने के लिए प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं और जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे हैं। घने कोहरे के कारण बख्तियारपुर रजौली सड़क पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरा बना रहेगा। बीते 24 घंटे की बात करें तो समस्तीपुर में ठंड ने पिछले 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिले का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री पहुंच गया। सरकार तो अलाव वगैरह का व्यवस्था जगह जगह कर ही रही है। लोगों को अपने एहतियात के तौर पे घरों में बिना कार्य के नहीं निकले। स्कूल वगैरह तो गवर्नमेंट की तरफ से भी लगता है कि बढ़ा दिया गया है छुट्टी, तो लोगों को सतर्कता जरूर अवश्य रखनी चाहिए। अच्छा, अभी दिक्कत क्या होती है जब फॉग बहुत कोहरा था? आज कहीं देखना कोहरा फॉग में एक तो रोडों पे चलने में एक्सीडेंट का ज़्यादा चांस है, विजिबिलिटी कम जाती है। तो वैसे ही जो बहुत ज़रूरी काम हो, आवश्यक काम हो, स्वास्थ्य संबंधित हो या कुछ अपना पर्सनल कुछ काम लोगों का हो तो निकले, अन्यथा इधर उधर निकलने से थोड़ा परहेज करें। और इससे कि जो दुर्घटना है, ये विजिबिलिटी कम है, यात्रा कम करें, अपने घरों में सुरक्षित रहें। हम तो यही लोगों से अपील करते हैं। और एक 5 साल के मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। नए साल पर जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, सभी लोग पिकनिक मना रहे थे और अपने अपने बच्चों और परिवार के साथ घूम रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज जिला के भोरे थाना क्षेत्र के जगतौली ओपे में एक 20 वर्षीय मंचले युवक ने एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया। मासूम बच्ची के परिवार वाले भोरे थाना में आवेदन दिया। उसके बाद आवेदन प्राप्त होते ही पुलिस छापेमारी कर उस 20 वर्षीय बलात्कारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बच्चे की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। जी सर, भोरे थाना क्षेत्र में एक घटना घटी है, क्या मामला है सर? जगतौली ओपी अंतर्गत कल एक 5 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में वादी के फर्द बयान के आधार पर FIR दर्ज किया गया एवं आरोपी 20 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार करके अग्रतर कार्रवाई हेतु जेल भेजा गया है। बच्ची की स्थिति क्या है सर? बच्ची की स्थिति सामान्य है। और हिजाब गर्ल के नाम से चर्चा में आई आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर बिहार सरकार ने एक बार फिर ज्वाइनिंग की तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने नुसरत परवीन और उनके जैसे अन्य अभ्यर्थियों के लिए नौकरी ज्वाइन करने की अंतिम तारीख अब 7 जनवरी तय कर दी है। दरअसल पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के चेहरे पर से हिजाब खींचकर नीचे कर दिया था। इस घटना से नुसरत परवीन आहत हो गई और तब से उन्होंने अब तक अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं की है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि नुसरत अपनी नियुक्ति स्वीकार कर ले, लेकिन उन्होंने बिहार में नौकरी करने से मना कर दिया है। स्वास्थ्य समिति ने ज्वाइनिंग की तारीख एक बार फिर बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी है। बता दें पहले भी नुसरत ने 31 दिसंबर को ज्वाइनिंग नहीं किया था।
और नालंदा जिले में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ित परिवारों का है। दरअसल बिहार शरीफ प्रखंड में उन्होंने आपदा और दुर्घटनाओं में मृत लोगों के 3 परिजनों को सहायता राशि के चेक सौंपे और उनके प्रति संवेदना जताई। बता दें, नदी में डूबने से लेकर वज्रपात गिरने से मरे लोगों को परिवार को 4-4 लाख रुपए की सहायता दी गई। वहीं सड़क दुर्घटना में मृत की पत्नी को 20,000 रुपए की तत्कालीन मदद दी गई है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। आज 2 परिवार को 4-4 लाख रुपए का चेक और एक परिवार को 25,000 का चेक आज दिया गया है पारिवारिक लाभ योजना से। और एक व्यक्ति की मौत हो गई है ठनका गिरने से और दूसरे की मौत हो गई है पानी में डूबने से। तो दोनों परिवार को आज 4-4 लाख रुपया का चेक दिया गया है। बिहार की सरकार और बिहार के लोग के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस आपदा के संकट में, आपदा की घड़ी में सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सरकार तत्पर रहती है कि जिस परिवार में कमाने वाला आदमी चला गया उसकी सहायता के लिए 4-4 लाख रुपया लेकर के उनको इस संकट की घड़ी का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो आपदा पीड़ित है उनका पहला अधिकार जो है उनके खजाने पर, राज्य के खजाने पर होता है। अब बिहार में बुजुर्गों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। बता दें, बिहार सरकार ने बुजुर्गों के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को नीतीश कुमार सरकार की 7 निश्चय पहल के अंतर्गत आने वाली इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने एक एक्स पोस्ट लिखकर भी जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारा प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि राज्य के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को जरूरत के समय उनके घरों पर ही आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, जिनमें नर्सिंग सहायता, घर पर पैथोलॉजी परीक्षण और रक्तचाप जांच और ईसीजी प्रशिक्षण और फिजियोथेरेपी और आपातकालीन स्थितियों में अन्य प्रकार की चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएं शामिल हैं। और इंडिगो एयरलाइंस में हाल ही में हुई उड़ानों की गड़बड़ी को लेकर बीजेपी सांसद और संसदीय समिति के सदस्य मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में कई उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इस मामले को लेकर समिति की कई बैठक हुई है और अब हालात काफी हद तक नियंत्रण में है। मनोज तिवारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही रिपोर्ट सामने आएगी। उन्होंने कहा है कि देश में पायलटों की कमी एक बड़ी समस्या है जिसे ठीक होने में कम से कम 4 साल लगेगा। और उन्होंने साथ ही लोगों को और युवक को कहा है कि आप लोग आगे आए और पायलट की तैयारी करें और पायलट बने। दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और उसमें बहुत सारी फ्लाइट्स अचानक कैंसिल हुई। हम लोगों ने उस पे, हमारी समिति भी बहुत जगह बैठी है। हम हर बात तो यहाँ करना ठीक नहीं है क्योंकि अभी भी उसकी जांच चल रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं न कहीं ईगो क्लैश हुए, कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हुई जिससे ये समस्या आई, वरना इसको पहले से भी ऐसी परिस्थिति ना आए ऐसा देखा जा सकता था। अब ये किस एंड से ये समस्या आई, इस पर जांच बैठ गया है और उसका रिपोर्ट आएगा तो आप सबके सामने भी रखा ही जाएगा। लेकिन अभी मैं आपसे बताऊं, मैंने आपसे संसद में भी ये बात कही थी जिस दिन, तो उस दिन से ही कंट्रोल शुरू हो गया था। अब काफी हद तक ये सारे सिस्टम को ठीक कर लिया गया है। मूल प्रॉब्लम कहाँ है? मूल प्रॉब्लम है, मैं तो आज पीटीआई के मार्फत देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप पायलट बनने के क्षेत्र में आगे आइए। अभी भी हम अपने मीटिंग की एक बात आपको शेयर करेंगे आज
कि हमारे देश में पायलट्स की कमी है। वो पायलट की कमी पूरी होने में अभी जो सिस्टम है उसमें लग रहा है 4 साल लगेगा। फ्लाइट्स बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। और भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना इलाके में अंडरपास निर्माण को लेकर हंगामा हो गया। कंजिया बाईपास के भतोरिया चौक पर बन रहे अंडरपास को गांव के लोगों ने रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अंडरपास बनने से उन्हें आने जाने और दुकानदारी और सुरक्षा में परेशानी होगी। उनकी बातें पहले नहीं सुनी गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम विकास कुमार और डीएसपी राकेश कुमार ने लोगों को समझाया और भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हंगामा कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिसके बाद हालात सामान्य हो गया है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। हम लोग को लिखित था, यहाँ डीएम साहब का आदेश था कि केवे फीट ढलने का। कई लोग अपने मन से आके यहाँ ढलवाया 10 फीट। यहाँ मुख्य मार्ग है भतोरिया हजारों बस्ती के लिए मार्ग है जाने आने के लिए। ये सब सोचा कमरे में ढाल के निकल जाए, जो बोलता है उसी को लेके चले जाता है थाना। और जो मुख्य आदमी है उसको लेके चला जाता है, बोलता है नहीं ज्यादा तुम लोग बोलेगा तुम ही लोग को पिटाई कर। जो आदमी बोलता है उसी को लप्पा थप्पा लगा मिलता है सिपाही लोग। आज कौन सा आए थे? आज क्या डीएम एसडीएम साहब आए थे, सीओ साहब थे, मधुसूदनपुर थाना प्रभारी तैनात में गए थे। क्या सब हुआ? उससे बोला हो जाएगा, सब जितना होगा सब लिखित कार्रवाई किया जाएगा। किसी को पकड़ा भी है पुलिस? हाँ, 1-2 ठोक उठा के ले गया मुखिया सब। ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा एनएच का निर्माण हो रहा है। एक जनरेशन एनएच का सपना देखता है तो फिर थर्ड जनरेशन को उसको देखने को मिलता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो ये तो सबको सहयोग करना चाहिए। ये तो अजीब बात है कि एनएच का काम रोका हुआ था इतने नीचे। खैर इसको हम लोग क्लियर करा रहे हैं और अच्छे से करा रहे हैं। सर किसी को हिरासत में लिया गया क्या? वो अभी प्रक्रिया में हम लोग आवश्यकता होगी तो जरूर लेंगे और ऑन इन पेपर हम लोग इनिशिएट किए हैं कार्रवाई। अगर वो ठीक से बातों को समझ गए तो ठीक है, तो कार्रवाई होगी। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा योजना को खत्म करने के खिलाफ देश भर में 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान चलाने की अपील की है। इस पर बड़हरा विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह आंदोलन ज्यादा असर नहीं डालेगा। उनका कहना है कि चुनावों में कांग्रेस की स्थिति पहले ही सामने आ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता केवल बड़ी गाड़ियों में रहते हैं और उनके कुछ लोग ही उनके साथ खड़े रहते हैं। बस उनका आंदोलन केवल इतनी देर चलता है और फिर खत्म हो जाता है। सरकार कोई अच्छा काम करने लगती है तो इन लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। तो मनरेगा में आप देख रहे हैं कि सरकार ने उसमें समय बढ़ाया है और उसका रूप बड़ा करने का प्रयास किया गया है। और ये प्रयास उसमें है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को काम मिल सके और लोग उससे लाभ उठा सकें, इसलिए उसको किया गया। कहा जा रहा है कि गरीबों का हक छीना जा रहा है। कैसे गरीबों का हक छीना जा रहा है? उसका यदि कोई स्वरूप बदल जाता है और उससे ज्यादा बढ़िया हम तरीके से उसको ले आते हैं लोगों के बीच में, मजदूरों के बीच में, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही है, कोई गलत डिसीजन नहीं हुआ है। अब कांग्रेस आंदोलन करने वाली है, क्या लगता है? कांग्रेस की हालत देख रहे हैं कि नहीं? इस हालत को देख करके मुझको भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि शुरू से कांग्रेस का परिवार रहा है हमारा और पिताजी रहे हैं, लेकिन आज जो उसकी दुर्दशा हो रही है उसका कारण उसका नेतृत्व है। और नेतृत्व इतना उलझा हुआ है और इतनी नासमझी से बातों को रख रहा है कि वो लोगों को ग्राह्य नहीं हो रही। और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नया अपडेट आ गया है। बता दें कि मकर संक्रांति को दही चूड़ा भोज के बाद नीतीश मंत्री परिषद के विस्तार की योजना है। मंत्रिपरिषद में अभी 10 मंत्रियों की जगह खाली है और 243 सदस्यों के बिहार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अधिकतम 36 सदस्य हो सकते हैं। अभी नीतीश कुमार समेत कुल 26 सदस्य हैं जो 10 नए मंत्री बनाए जाएंगे। उसमें 6 जेडीयू और 4 बीजेपी के सदस्य होंगे। बता दें कि बीजेपी के संभावित मंत्री के रूप में रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, जनक राम और हरी सैनी जैसे नाम हैं। वहीं जबकि जेडीयू में जयंत राज, महेश्वर हजारे और उमेश सिंह कुशवाहा जैसे नाम दावेदारी के लिए माने जा रहे हैं।
और लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के कोयलवा दयारा में एक 21 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। मृतक की पहचान मोहनपुर गांव निवासी पीयूष कुमार उर्फ राम रक्षा के रूप में हुई है, जो 21 साल के थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन टूट गए और रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। एक विधवा औरत है, एक बच्ची है, इसको ये 2 गो तो अनाथ हो गया, पर ये पूर्व से अनाथ थी ही। अब अभी जिसके सहारे से ये लोग जी रही थी वो भी अनाथ कर दिया अपराधी। और उसके बाद इसको देखने के लिए अब तो हमें एसपी साहब और डीएम साहब से जो भी आदेश हो, जो भी प्रक्रिया है इनका उचित ढंग से कार्रवाई किया जाए। अन्यथा पुलिस प्रशासन से क्या कहा जाता है कि इसका विश्वास भी खत्म हो जाएगा। और क्या 11 बजे वो जानवर के लिए चारा लाने के लिए दिया गया था, कोयलवा दिया गया तो वो 2-2.5 बजे तक लौट जाता था। तो नहीं लौटा, 4 बज गया, 5 बज गया, तब मैं उसको खोजने लगा। उसके चचा बाहर दिल्ली में रहता है, जो कि ये है, इसके ब्रजेश नाम है ये। इसको बुलाया, कैसा ऐसा बात, वो नहीं आया। वो नीचे उतरा, वो आया 7 बजे, हमें नजदीक ऐसा बात है, वो नहीं आया। हम तो चलो खोजने के लिए, ये सब गप होते थे, तो ठीक है घर से आता हूँ चलेंगे। सब लोग जमा हुआ, होते होते 9 बज गया। कहा चलो थाना का साथ करते, थाना का साथ करके गया तो लाश वहीं मिल गया। मिला मरा हुआ, गोली लगा हुआ लाश मिला। लाश लेकर के अभी रात में आए, पोस्टमार्टम हुआ यहाँ करके। इस संबंध में पुलिस क्या कार्रवाई की है? अभी पुलिस एक को अरेस्ट किया है। माँ बताया, जो बुला कर ले गया, माँ उसका नाम बताया। उसको एक राहुल कुमार नाम का युवक का एक को अरेस्ट किया है। मधेपुरा के सिंहेश्वर में आपदा मित्र और गोताखोर ने अपनी लंबित मजदूरी के भुगतान के लिए 3 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे सिंहेश्वर परिसर के अंचल कार्यालय में शांतिपूर्ण धरना दिया। उनका कहना है कि 2023 से 25 तक प्रशासन के आदेश पर आपदा और आपातकालीन कार्य करते रहे, लेकिन अब तक उनकी मजदूरी नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार अनुरोध के बावजूद अंचल कार्यालय भुगतान में देरी कर रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है और परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। आपदा मित्रों ने प्रशासन से तुरंत मजदूरी भुगतान की मांग की है। अंचल अधिकारी नवीन कुमार ने कहा है कि लंबित राशि आज या कल तक भुगतान कर दी जाएगी। महापर्व छठ जैसे पर्व में हम लोग को ड्यूटी लगाया जाता है और साहब के लेटर के माध्यम से हम लोग को प्रतिनियुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद मानदेय जब हम लोग यहाँ अंचला अधिकारी के पास मांगने आते हैं तो बोलता है आवंटन आने दो, तो कर देंगे आवंटन। तो आवंटन मांगा गया जिला अंचला अधिकारी के द्वारा जिला से, तो मतलब हाथ से हम लोग वोचर बनाए हैं, देख लीजिए, हाथ से बना करके 8,84,000 रुपया हम लोग यहाँ से आवंटन मांगा गया साहब के द्वारा। तो यहाँ हम लोग जिला में जाकर के दौड़ते दौड़ते लगभग 2,000 का पेट्रोल हमने जलाया वहाँ से आवंटन यहाँ दिलाने में। अभी आवंटन 1 माह पूर्व आया है, अभी तक यहाँ अंचलाधिकारी के पास आते हैं तो आश्वासन ही आश्वासन मिलता है, आज आप लोग का पैसा दे रहे हैं, कल पैसा दे रहे हैं। इसी टाल मटोड़ के साथ हमारा मतलब दिन प्रतिदिन यही समस्या आता रहता है। अंत में हम लोग यहाँ आज आकर के अंचलाधिकारी के पास धरना प्रदर्शन किए हैं। जल्द से जल्द हम लोग का मानदेय भुगतान किया जाए। भुगतान करने में क्यों विलम्ब कर रहे, क्या कोई घूस मांग रहे हैं? यहाँ परेशानी हो रही है, जो मतलब साहब के द्वारा तो इस तरह का मामला नहीं उठाया, लेकिन नाजिर जो है यहाँ का अमित कुमार और डाटा ऑपरेटर वगैरह जो ये सब होता है, तो ये सब के द्वारा हम लोग को मतलब ये बोलता है जो हम लोग को कुछ खिलाता पिलाता नहीं है, खर्चा नहीं करता है। समस्या यही है, बोल रहा है जो मतलब खर्च करोगे तभी तुम लोग का मानदेय भुगतान दिया जाएगा। और अररिया के सर्किट हाउस में जेडीयू की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आशीष पटेल ने की। बैठक में हालिया विधानसभा चुनाव में मिली हार का विश्लेषण किया गया। जेडीयू के प्रत्याशी सगुफ्ता अजीम ने शाद अहमद बबलू पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। बैठक में आगामी 5 जनवरी को होने वाले मंगल भोज कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई है और रानीगंज के पूर्व विधायक अचमीत
ऋषिदेव ने भी भीतर घात करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कदम उठाकर ही पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। अपने चुनावी जब हम दौरा कर रहे थे, उस दौरा को मैंने अपने खुद आंखों से देखा है। जो लोग हमारे साथ नहीं थे, दूसरी पार्टी के गाड़ी पर घूम रहे थे, जैसे आप ले लीजिए ना उदाहरण के तौर पर शाद अहमद बबलू, जिन्होंने मेरे अगेंस्ट में पूरी बैठक आहूत की और बैठक आहूत कर करके उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और वो चाहते थे कि हम हार जाएं और यहाँ से किसी को भी जिताकर भेज दें। तो ऐसे लोगों को पार्टी चिन्हित कर रही है, निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। मेरा पूरा विश्वास है पार्टी और पार्टी के हमारे जो नेता हैं उन पर पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं। आप देख रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से वैसे लोगों की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। जिन लोगों ने ऐसा काम करके सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है, उनकी सदस्यता भी पार्टी अपने स्तर से रद्द कर रही है। तो निश्चित तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन मामलों को काफ़ी गंभीरतापूर्वक लिए हुए हैं और निश्चित तौर पर ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी में रहकर विश्वासघात किया है,